हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का एक सीरीज चला रहे थे, उसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसमें देखा जाए जनरल स्टडी वाला पोर्शन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ये डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसा देखा जाए यहाँ पे। तो सबसे पहला यहाँ पे जीवाणु जनित रोग और रोग के कारण जीवाणु कौन से होते हैं, ये हमें मैच करना है। तो जैसे आपको पता है कि ये हैजा है और हैजा कैसे फैलता है, ये विब्रियो कॉलरा से जो बैक्टीरियम होता है उसी से फैलता है। तो यहाँ पे सेकंड मैच हो जाएगा जो क्या है, विब्रियो कॉलरा, इसी से हैजा या कॉलरा फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए लेप्रोसी दिया है जिसे कुष्ठ रोग बोला जाता है। इसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से इससे फैलता है ये लेप्रेसी। वहीं पे सिफिलिस जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो इसमें ट्रेपनोप्लेडिनम से फैलता है। ठीक है, और टिटनस जो है ये देखा जाए ये भी बैक्टीरियल डिजीज है जो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से फैलता है। तो देखा जाए इस डिजीज़ के बारे में आपको डिटेल में जानना है, जैसा हमने एक लेक्चर किया था बहुत इम्पॉर्टेंट, तो अगर आप उसे कर लेते हैं तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बार हम और बता रहे हैं कि जैसे कोलरा हो गया, कोलरा के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बात करेंगे। ये इसका जो कॉजेटिव एजेंट है विब्रियो कॉलरा है और ज़्यादातर एक कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से फैलता है। और इसमें क्या होता है, इसका जो लक्षण होता है इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, और इसका एक तरह से कह सकते हैं अगर बचाव करना है तो आप मतलब कि गर्म पानी वगैरह पीना है, या मतलब कि कह सकते हैं सुरक्षित पेयजल या स्वच्छता और खाद्य का भी ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं लेप्री देखा जाए, लेप्रेसी जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है और ये स्किन ज़्यादातर पेरिफेरल नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है। और यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ये कौन से नर्व को प्रभावित करता है, तो ये पेरिफेरल नर्व को प्रभावित करता है। और इसमें त्वचा के साथ घाव भी हो जाता है, सेंसेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। और इसका उपचार ज़्यादातर देखा जाए जो MDT होता है मल्टी ड्रग्स थेरेपी के द्वारा किया जाता है। वहीं देखा जाए सिफिलिस जो है सिफिलिस ट्रेपनोप्लेडियम होता है और ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है इससे, और इसमें कई स्टेज भी होते हैं। ठीक है, वो भी ध्यान रखना है। और ज़्यादातर देखा जाए इससे मतलब प्रिवेंशन से ये बचा जा सकता है। वहीं टिटनस देखा जाए क्लोस्ट्रिडियम टिटनी होता है और ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक ये बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और इसी से फैलता है। और ये क्या होता है, इसका मुख्य जो मतलब कि लक्षण है वो क्या होता है, मसल रिजिड होता है और सेम्स पड़ जाते हैं ये सब इसका, और लॉग जॉ भी डिजीज जिसे बोला जाता है टिटनस, और इसका वैक्सीन वगैरह लगता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ये आप मैच कर सकते हैं, इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिजीज से रिलेटेड है, इसमें भी जैसे एड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। HIV से रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन आता है एग्जामों में, तो यहाँ पे HIV से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। तो सबसे पहला यह HIV नामक रोटो वायरस यानी रेट्रो वायरस के संक्रमण से होता है। तो जो HIV होता है इसे हम लोग ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस भी बोलते हैं, और ये रेट्रो वायरस से होता है। और ये वायरस जो रेट्रो वायरस RNA वायरस होता है, जैसा आपको पता होना चाहिए वायरस में या तो RNA होगा या तो DNA होगा, दोनों नहीं हो सकता कभी। ठीक है, और ये जो हमारे पास CD4 है यानी कि T4 लिम्फोसाइट को मतलब T4 हेल्पर सेल को क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा देखा जाए यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, ये ख़त्म करता है। इम्यूनिटी डिफिशियंसी डिजीज है तो इसे कम मतलब ख़त्म करेगा, इसे मजबूत नहीं करेगा। दूसरा देखा जाए इसकी जांच के लिए इलिसा तथा वेस्टर्न ब्लॉट जैसे परीक्षण किए जाते हैं। ये सही बात है, इसकी जांच जो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट ऐसे होता है, जिसका इलिसा का फुल फॉर्म है, उसे आपको याद रखना है।
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट ऐसे बोला जाता है उसे। और ऐसे मतलब क्या होता है, टेस्टिंग होता है, जांच होता है। और दूसरा वेस्टर्न ब्लड टेस्ट भी होता है इसका, ठीक है। 2 टेस्ट होते हैं। तो इसमें HIV को टेस्ट करने के लिए हम लोग इलिसा और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही है, तो यहाँ बी ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये भी डिजीज़ से रिलेटेड है, तो सेपरेट वगैरह करने से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखा जाए मैच भी करना है। तो डेंगू है। अब डेंगू कैसे फैलता है? एडीज एजिप्टिस से फैलता है। तो एडीज यहाँ पे एजिप्टिस से फैलेगा, ठीक है। और ये देखा जाए एक मतलब कह सकते हैं ऐसा मॉस्किटो है जो मतलब कि ज़्यादातर अपना लार्वा स्वच्छ पानी में रखता है। तो आप जानते हैं इसे ज़्यादातर और दिन में भी काटता है, ठीक है। तो वहाँ पे रहता है, यानी कि जमे हुए पानी में, यानी कि स्वच्छ पानी में ही ज़्यादा इसके मतलब लार्वा पैदा होते हैं। तो आपको जैसे कूलर में पानी है और घरों में कहीं बर्तन में पानी रखा है तो उसे हटाना, साफ करना। ऐसे देखा जाए गवर्नमेंट भी क्या करता है, अवेयरनेस फैलाता है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे दूसरा देखा जाए जापानी इंसेफ्लाइटिस है। और जापानी इंसेफ्लाइटिस को हम लोग वायरल इन्फेक्शन और ये मस्तिष्क रोग डिजीज भी बोला जाता है। और ये से इसका जो वेक्टर होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, ठीक है। क्यूलेक्स से फैलता है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूलेक्स, ठीक है। एक तो यहाँ पे एडीज एजिप्टिस था, दूसरा यहाँ पे क्यूलेक्स हो गया। तीसरा देखा जाए यहाँ पे प्लेग है। और प्लेग को एरिजीनिया पेस्टिस बोलते हैं। एरिजीनिया पेस्टिस फैलाता है, इस नाम के जीवाणु से फैलता है। तो यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर मिलाएंगे तो ये मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखा जाए ये ऑप्शन ही है। तो ए का 2 है, बी का फर्स्ट और सी का थर्ड है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वायरल डिजीज़ में डेंगू जैसे वायरल डिजीज़ होगा, डेंगू वायरस फैलाता है, एडीज एजिप्टिस से फैलाता है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, ठीक है। उसी तरह से जापानी इंसेफ्लाइटिस भी क्या है, वायरल डिजीज है। और वायरस जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस होता है, वेक्टर इसका क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, ठीक है। और वहीं पे देखा जाए जो प्लेग है बैक्टीरियल डिजीज है जिसे एरिजीनिया पेस्टिस फैलाता है और इसका वेक्टर फ्ले होता है। और रिजर्वायर क्या है, रोडेंट होता है। यहाँ पे 2 दिखे इमेज बना है। ये फ्ले क्या होता है, इसका वेक्टर होता है। और ये क्या रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर जहाँ पे वो बहुत दिनों तक मतलब एडवर्स कंडीशन में जिंदा रह सकता है, ठीक है। उसी तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखा जाए यहाँ पे डिजीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, वही पार्ट हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसे आपको पता करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। और जैसे भोजन विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे दिया है, यह प्रायः दूषित भोजन एवं जल में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा फैल सकती है। ये बात तो सही है कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है, ठीक। और दूसरा देखा जाए ये बोtulism होता है। बोtulism मुख्य क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम द्वारा उत्पन्न विष यानी टॉक्सिन के कारण होता है। ज़्यादातर यही होता है, इसी की वजह से फैलता है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग ज़्यादातर क्या क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम नामक बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। और ये इसकी विशेषता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और स्पोर फार्मिंग होता है और ज़्यादातर एनारोबिक परिस्थिति में रहता है। और बोटुलियम न्यूरोटॉक्सिक नर्वस सिस्टम को ये सिक्रीट करता है, ठीक है। उसी की वजह से यहाँ पे होता है, ठीक है। और ये न्यूरोटॉक्सिक जो होता है एसिटोकोलिन रिलीज बेसिकली करता है। तो ये क्या रिलीज करता है, आप कह सकते हैं कि एसिटोकोलिन रिलीज करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि ये भी देखा जाए डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, रोग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी मैचिंग टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर डिजीज में बनते हैं, उसी तरह से यहाँ पे रखा गया है। पहला देखा जाए पोलियो। अब पोलियो कैसे फैलता है, इसे आपको जैसे पोलियो ज़्यादातर देखा जाए किससे फैलता है, पोलियो वायरस नाम से फैलता है। ये संक्रमण डिजीज है और ज़्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है,
प्रभावित करता, उसमें भी विशेष रूप से स्पाइनल कॉर्ड या मोटर नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और इसका जो रोग कारक होता है पोलियो वायरस होता है, और ये पोलियो वायरस आरएनए वायरस होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, आरएनए वायरस जैसा अभी अपने ऊपर बताया था, वायरस में या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों नहीं हो सकता। तो ये आरएनए वायरस हो गया। और ये देखा जाए जो संक्रमण का इसका मुख्य मार्ग होता है फेसो ओरियल रूट होता है, और ये देखा जाए पैरालिटिक पोलियो भी बोला जाता है। और इसकी रोकथाम देखा जाए एक तरह से हो चुका है, 2014 में इरेडिकेट कर सकते हैं हो गया इंडिया से, और इसे देखा जाए पोलियो वैक्सीन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, प्रभावित करने वाले यहाँ पे पूछे गए। वहीं पे देखा जाए ट्यूबरकुलोसिस जो आप टीबी नाम से बहुत फेमस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है, और ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी बोल सकते हैं। और 90 समय में इसमें क्या होता है, सांसें वगैरह फूलता है, बलगम वगैरह की सबसे जांच कराया जाता है। तो यहाँ पे ये रिस्पायरेटरी और थ्रोट डिजीज हो गया, तो रिस्पायरेटरी डिजीज हो गया, सॉरी लंग्स की वजह से होता है, लंग्स छपा हुआ तो ये हो जाएगा। वहीं देखा जाए जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया ये क्या होता है, क्रायनोबैक्टीरियम डिप्थेरी की वजह से होता है, और ये ज़्यादातर नाक और गले को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा डिप्थीरिया रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट थ्रोट ये डिजीज होगा। वहीं जापानी इंसेफेलाइटिस अभी थोड़े देर पहले हमने डिस्कस किया, तो ये क्या होगा, ब्रेन डिजीज होगा, जिसे हम लोग जापानी इंसेफेलाइटिस फैलाते हैं, और क्यूलेक्स मच्छर फैलता है, इससे ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो पोलियो वायरस है ये नर्वस सिस्टम हो गया, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लंग्स और डिप्थीरिया क्रायनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया थ्रोट और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। वहीं जापानी इंसेफेलाइटिस क्या हो गया, ब्रेन से रिलेटेड हो गया। तो ये आपका मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आपको पता करना है कौन सा यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इसे देखा जाए जैसे यहाँ पे चेचक दिया है, जिसे हम लोग स्मॉल पॉक्स जानते हैं, और स्मॉल पॉक्स देखा जाए ये वेरियोला विषाणु यानी कि वायरस से होता है स्मॉल पॉक्स। तो ये भी सही है, यहाँ पे वेरियोला वायरस से होता है स्मॉल पॉक्स और वेरियोला वायरस, और इसका जो पोलियो वायरस मतलब कि वर्ग का ही है, और ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो वायरस है डीएनए वायरस है, डीएनए है, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ये 1980 के टाइम पे ही क्या WHO ने इसे इरेडिकेट घोषित कर दिया है। वहीं पे देखा जाए दूसरा जो कोविड-19 है, ये SARS-CoV-2 इसी का मतलब एक तरह से ग्रुप है विषाणु, तो ये भी सही है यहाँ पे। और कोरोना वायरस जिसे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जिसे SS आरएनए भी बोला जाता है, ऐसा वायरस है। और ये भी ज़्यादातर SS आरएनए क्या होता है, म्यूटेजेनिक होता है। और नेक्स्ट देखा जाए टाइफाइड में बैक्टीरियम इन्फेक्शन के द्वारा होता है, तो यहाँ सोलेमिला टाइफाइड दिया है, ये भी बिल्कुल मैच है। तो अभी हमने जितना भी यहाँ पे देखे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मैच है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। जैसे याद रखना आपको, स्मॉल पॉक्स क्या है, वायरल है और डीएनए वायरस होता है, कोविड क्या है और आरएनए वायरस होता है, टाइफाइड क्या है, बैक्टीरियम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए ये भी डिजीज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्वेश्चन देखिए तभी आपको पता लग जाएगा। ये देखा जाए एफ्लोटॉक्सिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब एफ्लोटॉक्सिन ऐसे एग्जाम में आ जाता है, तो आपको इसे विचार करने आना चाहिए। और देखा जाए ये ज़्यादातर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एस्परजिलस वगैरह लिखा हुआ है, एस्परजिलस फेल्वेस है, एस्परजिलस पैरासिटिकस है, ये सब क्या है, फंगस के रूप में आता रहा, ठीक है। तो ये एस्परजिलस एफ्लोटॉक्सिन के पे विचार करना यहाँ पे क्या क्या है। तो इसमें देखा जाए पहला स्टेटमेंट में देखा जाए यह मुख्य एस्परजिलस फेल्वेस और एस्परजिलस पैरासिटिक नामक कवक फंगस द्वारा उत्पन्न होता है। ये बात सही है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। और इस विषैले पदार्थ के प्रभाव से यकृत कैंसर जो लीवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ये भी सही है। इसके प्रभाव से लीवर कैंसर ज़्यादातर होता है।
तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से मैचिंग क्वेश्चन है वही टाइप का, और वेक्टर और परजीवी पैरासाइट को यहाँ पे मैच कराना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे मलेरिया। अब आपको मलेरिया एग्जाम में ज़रूर याद आना चाहिए, मलेरिया कौन फैलाता है, तो एनाफिलीज फैलाता है। फीमेल एनाफिलीज के नाम यहाँ पे मिलेगा आपको। तो फर्स्ट देखा जाए यहाँ पे है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जैसे यहाँ पे फीमेल लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो मेल होता है वो उसमें माउथ केवल उसका सकिंग टाइप का होगा, वो ब्लड को केवल या मतलब को सक कर सकता है, छेद नहीं सकता, तो ब्लड तो पियर्स नहीं कर पाएगा। तो ज़्यादातर वो फ्लावर के जो मतलब कि बहुत सॉफ्ट फ्लावर होते हैं उसके रस वगैरह पी मतलब वो सक कर सकता है, उसका माउथ सकिंग टाइप का होता है। लेकिन फीमेल का क्या होता है, पियर्सिंग टाइप का होता है, सकिंग टाइप। इसलिए हमारे स्किन में आसानी से ये पियर्स कर पाते हैं। उसके दौरान क्या करते हैं यहाँ पे प्रोटोजोन ये सेप्रोजाइट क्या कर दे इंजेक्ट कर देते हैं, और फिर क्या इनको ब्लड इसलिए चाहिए क्योंकि इन्हें अपना भ्रूण पालने के लिए ब्लड वार्म ब्लडेड ब्लड होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे फीमेल एनाफिलीज लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेल यहाँ पे नहीं कर सकता, सेपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट देखा जाए काला जार। काला जार बहुत फेमस है, और इसे हम लोग ज़्यादातर बालू मक्खी होता है ये फैलाता है, और इसे विसरल लेशमैनियासिस बोलते हैं, या लेशमैनियासिस नामक प्रोटोजोन ही मतलब इसे फैलाता है। तो यहाँ पे देखा जाए कौन से फ्लाई हो जाएगा, बालू यानी कि सैंड फ्लाई हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं सैंड फ्लाई इस तरह होता है। फाइलेरियासिस हो गया, फाइलेरियासिस जो मादा क्यूलेक्स फैलाता है, जिसे हम लोग हाथी पाँव डिजीज भी बोला जाता है, बाउचेरिया बैंकोफाइटिस से वजह से होता है। और इसका दूसरा स्पीसीज बोर्गेनिया मलाई भी होता है, ये फीमेल क्यूलेक्स फैलाता है, ये फीमेल क्यूलेक्स होता है। वहीं पे चिकनगुनिया क्या है, फीमेल एडीज है, ये भी यहाँ पे सभी देखा जाए जो मॉस्किटो में होगा वहाँ पे फीमेल वर्ड, अगर मेल फीमेल वर्ड है तो फीमेल वाला आपको ही करेक्ट करना है, क्योंकि फीमेल का माउथ क्या होता है पियर्सिंग और सकिंग टाइप का दोनों होता है, और मेल का माउथ ओनली सकिंग टाइप का होता है। तो आप अंदाज इससे लगा सकते हैं केवल फीमेल ही यहाँ पे कह सकते हैं ये वेक्टर के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 सभी मैच है, यहाँ पे सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी डिजीज से रिलेटेड है, मतलब कि साइंस वाले पोर्शन से। तो यहाँ पे जेनेटिकल डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जेनेटिकल डिजीज जैसा हमने बात किया था डिटेल में डिजीज वगैरह के बारे में, उसमें जेनेटिकल डिजीज आएगा। तो इसमें देखा जाए हीमोफीलिया एक अप्रभावी एक्स लिंक रोग यानी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो प्रायः पुरुषों में दिखाई देता है। ये बात सही है, क्योंकि एक्स लिंक्ड डिजीज में क्या होता है फीमेल ज़्यादातर कैरियर होते हैं, मेल में आसानी से क्या होता है ये इफेक्ट डाल सकता है। लेकिन फीमेल में इफेक्ट डालने के लिए मतलब कि उसमें मेल में होना चाहिए और फीमेल कैरियर होना चाहिए, तभी हो सकता है। ये आपको हमने बताया है डिटेल में। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखा जाए यहाँ पे लिखा हुआ कि जो वर्णांतरता है कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति नीले और पीले रंग के ठीक से पहचान नहीं कर पाता। यहाँ पे देखा जाए कलर ब्लाइंडनेस रेड ग्रीन ब्लू के लिए होता है ज़्यादातर। इसमें कह सकते हैं नीले और पीले रंग की बात नहीं है, इसमें आपको रेड ग्रीन कलर बेसिकली नहीं दिखाई देता है, तो रेड और ग्रीन कलर होता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, ये गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन आपको सही है। ठीक है, हीमोफीलिया जो जेनेटिकल ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है और ब्लड क्लॉटिंग इसमें बहुत देरी से होता है, आपको पता ही है। वहीं पे देखा जाए हीमोफीलिया दो तरह के होते हैं, हीमोफीलिया ए होता है और हीमोफीलिया बी होता है। हीमोफीलिया ए जो फैक्टर मतलब 8 डिफिशियंसी होता है, 8 मतलब जो आप ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि फैक्टर होते हैं 12 फैक्टर होते हैं, 8 की कमी से होता है। वहीं पे देखा जाए हीमोफीलिया बी जो फैक्टर होता है 9 की कमी से होता है, जिसे हम लोग क्रिसमस डिजीज़ भी बोला जाता है, क्रिसमस डिजीज़। ठीक है, इनहेरिटेंस मतलब एक्स लिंक डिजीज़ की वजह से होता है।
ठीक है। वहीं पे देखा जाए आप कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक डिजीज है, लेकिन वो रेड और ग्रीन कलर को नहीं देख पाता है, ठीक है। यही कलर यहाँ पे डिफिशियंसी होता है, कॉमनली रेड ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखा जाए यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिया हुआ है, और अनुवांशिकी विकार भी जेनेटिकल डिजीज भी कह सकते हैं क्रोमोसोमल, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए मैच करना डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम देखा जाए ये कैसे होता है, ये 21 क्रोमोसोम, इसमें ट्राइसोमी हो जाता है, मतलब 2n+1 हो जाता है 21 क्रोमोसोम में, उसे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। वहीं पर टर्नर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम ये मोनोसोमी होता है। मोनोसोमी मतलब कि यहाँ पे बी वाला जो है ये मिटा देते हैं, यानी कि टर्नर सिंड्रोम जो है ये किसकी वजह से होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम की कमी से, यानी कि X0 जिसे हम लोग मोनोसोमी बोलते हैं, 2n-1 की वजह से होता है, 2n+1 की वजह से ये हो जाए। वहीं पे देखा जाए फिनाइल कीटोन्यूरिया है, और फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज़ बहुत फेमस डिजीज़ है, ठीक है। और इसमें क्या होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया में, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया का देखते हैं, इसमें आपको ये फिनाइलिन की कमी हो जाता है, ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी होता है, इसी की वजह से होता है। और एल्केप्टोन्यूरिया क्या होता है, होमोजेनेटिक एसिड की कमी की वजह से होता है, इसके विघटन की वजह से होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, तो आप ऑप्शन यहाँ पे मैच कर लीजिए। आपका फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे मैच है। सभी क्वेश्चन में लगभग हमने फर्स्ट ऑप्शन दे दिया लगभग, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में अलग अलग मिलेगा, आप ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और यहाँ पे तो इसमें देखा जाए डिजीज से रिलेटेड है और पैरासाइट आपको मैच करना है, ठीक है। रोग है और संक्रमण स्रोत और माध्यम है। तो इसमें देखा जाए टीनियासिस है, टीनियासिस आपको पता है डिजीज, ठीक है। तो ये देखा जाए यहाँ पे जो अधपका संक्रमित मांस वगैरह खाते हैं उसके ज़्यादातर टीनियासिस होता है, ठीक है। टीनियासिस जो मतलब टीनिया टेपवर्म की वजह से होता है, जिसे टीनिया सोलियम बोलते हैं। और ये ज़्यादातर देखा पोर्क वगैरह जो खाते हैं उसमें अगर मतलब अच्छे से पका नहीं है तो उसमें रह जाता है, मतलब ठीक है, उसके लार्वा में, यानी सिस्टिसर्स लार्वा होता है। और एडल्ट टेपवर्म में, जिसमें टीनिया सोलियम जिसे पोर्क टेपवर्म भी कहते हैं, और टीनिया सेजनाटा को हम बीफ टेपवर्म भी कहते हैं। और एडल्ट में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑप्शन 2 मिलाना है, यानी कि अधपका संक्रमित मांस जो खाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको है फैसिकोलोसिस है, फैसिकोलोसिस। फैसिकोलोसिस देखा जाए ज़्यादातर क्या है, ये दूषित जल यानी खाद्य पदार्थ से होता है, यानी कि फैसिकोला हेपेटिका होता है, लीवर फ्लूक बोलते हैं। और ज़्यादातर ये कंटिमिनेटेड वाटर की वजह से फैलता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये लीवर को इन्फेक्ट करता है, जैसे यहाँ पे इमेज बना हुआ है। उसी तरह से सिस्टोसोमियासिस है, सिस्टोसोमियासिस देखा जाए ये बल्हेरिजिया भी इसे बोलते हैं, इस रिगोट मतलब डिजीज़ को बल्हेरिजिया बोलते हैं। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बल्हेरिजिया इसे। और ये देखा जाए आपको यहाँ पे दूषित कह सकते हैं जल और संक्रमण के कारण ये 3rd हो जाएगा। वहीं पे न्यूरोसाइटोसिरोसिस भी होता है, और न्यूरोसाइटोसिस टीनिया सोलियम के अंडे लार्वा युक्त संक्रमित भोजन की वजह से होता है। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये बहुत क्लोजली आपको मैच है, तो ये ध्यान से करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा इसमें आपको ऑप्शन, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें देखा जाए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन है। और इसमें सबसे पहले स्वच्छता केवल व्यक्तिगत कार्य नहीं है, बल्कि यह परिवार, समुदाय और सार्वजनिक स्थानों से भी जुड़ी हुई है। सही बात है, तो ये तो स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया। दूसरा, यदि समाज के सामूहिक स्वच्छता नहीं होगी तो वातावरण के दूषित होने से व्यक्ति स्वच्छता भी पूरी तरह से प्रभावित नहीं होगी, तथा पानी और रोग
फैलेंगे, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे देखा जाए रीजन असर्शन दोनों सही है और एक करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा इसका, ठीक है। और कंटेमिनेटेड वाटर से आप जानते हैं कितने मतलब डिजीज़ फैलते हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, डायरिया, ये सब डिजीज़ आपको कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ही फैलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखा जाए यहाँ पे रोग हैं उसके प्रकार और कारक की बात यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। जो हम एक चार्ट बनाए थे और आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर भी किए थे, अगर उसे आप देखेंगे तो इस तरह के डिजीज़ कभी गलत नहीं होगा और बहुत शार्ट टर्म में आप सही कर सकते हैं, ठीक है, उसे स्टडी करके या वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैंडियासिस है। कैंडियासिस क्या है, यहाँ पे थर्ड यानी कि फंगल इन्फेक्शन होता है कैंडियासिस, ठीक है। वहीं पे रंजकहीनता जो एल्बिनिज्म होता है, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, अभी इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले मैच कर लेते हैं। हीमोफीलिया, हेमोफीलिया जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ब्लीडिंग डिजीज़ है, एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज होता है। वहीं एस्केरियासिस जो है, और ये क्या है, निमेटोड्स डिजीज है जिसमें राउंड वर्म की वजह से ये फैलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो मैच हो गया। अगर देखा जाए यहाँ पे कैंडियासिस है, ये फंगल इन्फेक्शन होता है और कैंडियासिस नामक ईस्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैंडियासिस नामक के ईस्ट के कारण होता है, यानी कि कैंडियासिस स्पीसी होता है और मेनली इसमें कैंडियासिस एल्बिकेंस इसी इसको फैलाता है। और संक्रमण कैसे होता है, ओरल कंडीशन से या वेजाइनल कंडाइसिस बोलते हैं, स्किन कंडाइसिस बोलते हैं, अलग अलग कंडाइसिस बोलते हैं, जहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज करता है। वहीं पे देखा जाए एल्बिनिज्म हमने अभी पढ़ा था, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है और इसमें जो मेलेनिन पिगमेंट होता है ये गायब हो जाता है, ये नहीं बनता। जैसे आप देखते होंगे ऐसे लोगों के जिसके त्वचा, बाल और आंखें सब क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं, भूरे होते हैं, उसी को यहाँ पे एल्बिनिज्म बोला जाता है। और ज़्यादातर एक इनहेरिटेड जेनेटिकल कंडीशन भी होता है और इसमें पिगमेंट नहीं बनता है, तो बाल और त्वचा सभी, आँखें, आईलेसेस सब क्या हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। वहीं हीमोफीलिया देखा जाए ब्लीडिंग डिजीज है और एक्स लिंक क्रोमोसोम होता है। हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 के कारण होता है कमी के, और हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 के कमी के कारण होता है, ठीक है। और एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस डिजीज के रूप में जाना जाता है। वहीं पे एस्केरियासिस देखा जाए निमेटोड की वजह से होता है, राउंड वर्म की वजह से होता है, पैरासिटिक वर्म की वजह से होता है। एस्केरियासिस लिम्बिक्वाइटिस बोलते हैं और निमेटोस राउंड वर्म की वजह से होता है, ठीक है। तो ये तो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये देखा जाए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक करंट अफेयर में भी आप रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं, कई टॉपिक वो आपको कवर करता है, ठीक है। इसे डिटेल में हमने पढ़ाया था, कम्युनिटी मेडिसिन वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का है, के तहत निर्धारित लक्ष्यों उनके लक्षित वर्ष का सही मिलान करना है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन पहला देखते हैं कि जो TFR है, TFR जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट को मतलब देखा जाए 2.1 तक लाना है। ये कब तक लाना है, ये आपको मैच करना है, यानी कि 2025 तक लाना है। तो लगभग ये आ गया TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। वहीं पे देखा जाए दूसरा क्या है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट 100 प्रति लाख तक लाना है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट ये कब तक लाना है, ये 2020 तक लाना था। वहीं पे देखा जाए इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 28 प्रति 1000 तक लाना है। यहाँ पे देखा जाए मैटरनल मोर्टिलिटी रेट प्रति 1 लाख में काउंट किया जाता है, 1 प्रति 1000 में काउंट किया जाता है। इन्फेंट मतलब 1 साल से कम मृत बच्चे को काउंट किया जाता है। तो इसमें देखा जाए ये जो टारगेट था ये 2019 था। और वहीं पे डेली जो सूचकांक की नियमित निगरानी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड एंड फैसिलिटी सर्विस इंडेक्स जो होता है ये 2022, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आता है तो आप इसे मैच कर लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिया है, यानी कि जो TFR है 2.1 तक लाना है, कुल प्रजनन दर 2025 तक। वहीं पे देखा जाए मैटरनल मोर्टिलिटी रेट 100 तक लाना है 2020 तक।
और IMR तो जो था 28 तक लाना है, 2019 टारगेट था, और डेली ट्रैकिंग जो है ये 2022 टारगेट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी में देखा जाए जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी था 70 वर्ष तक लाना था, इसी का नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का टारगेट था, 17 वर्ष लाना था, 2025 से भी अचीव हो गया, लगभग 72 हो गया है। वहीं पर टोटल फर्टिलिटी रेट 2025 तक ही लाना था, जो 2.1 है, ये भी लगभग अचीव हो गया है। वहीं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट 100 प्रति 1 लाख 2022 तक लाना था। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 28 लाना था 2019 में। अंडर 5 में मोर्टिलिटी रेट 23 प्रति मतलब 1000 तक लाना है 2025। ये मतलब थोड़ा सा अगर यहाँ पे 23 के नीचे तक लाना है 2025 से टारगेट रख दिया गया। वहीं पे देखा जाए नियोनेंटल मोर्टिलिटी रेट था, और ये क्या 16 प्रति 1000 2025 ये टारगेट है। वहीं डेली क्या है 2022 है। तो ये हमने आपको और भी चीज़ें इसमें डिस्कस कर दिया इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसे आप मैच कर सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखा जाए आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना से रिलेटेड है, मतलब ABPM जन JAY से रिलेटेड, ठीक है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में वरिष्ठ नागरिकों के शामिल किए जाने की तिथि, ऐसा तो देखा जाए ये तिथि पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए आंसर तो लिखा हुआ है 29 अक्टूबर 2025 था, उसमें 70 वर्ष के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आंसर तो यही हो जाएगा, डी आंसर। और इसमें देखा जाए आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें 100% आएगा, तो इसे आपको डिटेल में ध्यान रखना है। और इसमें देखा जाए कितना आपको स्वास्थ्य कवर दिया जाता है, 5 लाख तक दिया जाता है, ठीक है, प्रति वर्ष, प्रति परिवार के लिए दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, SDI से रिलेटेड है। SDI भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में SDI से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसे तो ये कई टॉपिक कवर करता है, जैसे जियोग्राफी कवर कर लेगा, आपको सोशोलॉजी कवर कर लेगा, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इवन इकोनॉमी कवर कर लेगा। तो हर जगह आपको ये मिलेगा, तो आप एक बार डिटेल में अच्छे से इसे स्टडी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए जीवन प्रत्याशा जो सूचकांक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है, ये आपको कितना अधिकतम 85 और न्यूनतम 20। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। वहीं जो शिक्षा सूचकांक है, एजुकेशन इंडेक्स है, तो इसमें देखा जाए ये स्कूली अवधि के औसत एवं अनुमानित वर्ष जो है यहाँ पे। आय सूचकांक इंडेक्स जो यहाँ पे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय मतलब ग्रास नेशनल इनकम पर कैपिटा से रिलेटेड है। तो इसमें देखा जाए जो पहला ऑप्शन है, हमारे पहला क्वेश्चन है, इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, मानव विकास के स्वास्थ्य आयाम जो है डायमेंशन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है मापन है। और इसको देखा जाए मिनिमम मैक्सिमम की कैटेगरी में रखा गया है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन वही है, मिनिमम क्या है 20 वर्ष और मैक्सिमम 85 है। वहीं पे औसत एवं अनुमानित जो स्कूली बच्चे हैं उसमें जो मिनिमम ईयर ऑफ स्कूलिंग है उसमें क्या है किसी निश्चित आय से ऊपर की आबादी द्वारा प्राप्त शिक्षा के औसत वर्षों में है। वहीं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग होता है, ठीक है। वहीं देखा जाए प्रति व्यक्ति जो आय है ग्रास नेशनल इनकम, उससे भी यहाँ पे मापा जाता है। तो आपको ये बहुत सटीक पता होना चाहिए। तो हमने ये मैच कर दिया, ऑप्शन यहाँ पे ए है, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए असर्शन रीजनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखा है भारत में पर्यावरणीय आंदोलन होता है भारत में, बहुत सारे पर्यावरणीय आंदोलन चले थे, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखना है कि कौन सा यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इसमें देखा जाए आपको भारत में पर्यावरणीय आंदोलन ने विकास को अधिक न्यायपूर्ण और प्राकृतिक संबंध बनाने का प्रयास किया है। ये बात तो सही है, ऐसा किया है, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो मतलब कथन जो है सही हो जाए,
ठीक, वहीं देखा जाए आधुनिक विकास के कारण बड़े बांध, खनन, औद्योगिक परियोजनाएं आदि से स्थानीय समुदायों की आजीविका का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको ए सही है और आर गलत हो जाएगा। तो ये आपको सी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन हैं, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, एपिको आंदोलन है, जंगल हमारा, इस तरह के आंदोलन बहुत सारे चलते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए एजेंडा से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे स्टॉकहोल्म सम्मेलन है और इससे रिलेटेड जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैच ही है आंसर है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। एजेंडा रियो डिक्लेरेशन से संबंधित है, तो रियो डिक्लेरेशन जो है एजेंडा 21 क्या है कि ये देखा जाए पृथ्वी सम्मेलन अर्थ 1992 एजेंडा 21 एक व्यापक कार्य योजना जो सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 21वीं सदी कार्य योजना प्रस्तुत करती है, जिसमें रायो घोषणा है, जो रायो डिक्लेरेशन है, सतत विकास 27 सिद्धांत प्रिंसिपल दिए गए हैं। ठीक है, और ये दोनों जो दस्तावेज हैं पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिति, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसे UNCED भी कहा जाता है शॉर्ट में, और 92 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में अपनाया गया था। तो इसमें जैसे देखा जाए स्टॉकहोल्म हो गया, 1972 हो गया, विश्व का पहला प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन था। वहीं क्योटो प्रोटोकॉल जो है 97 में आया, और ये जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस उत्सर्जन, गैस उत्सर्जन को कम करना यानी कार्बन डाइऑक्साइड में से है। वहीं पे रियो +20 है, यानी कि 2012, उसी को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 20 साल आगे तो 2012 हो जाएगा, 92 + 20, तो ये आपका 2012 आ रहा है। तो ये आपको यहाँ पे रियो +20 आ जाएगा, जो सतत विकास पर प्रगति की समीक्षा करता है। ठीक है, उसी में देखा जाए आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी याद रखना, जो ओजोन लेयर डिप्लेशन के रिस्पेक्ट होता है। ओजोन लेयर देखा जाए 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये देखा जाए हमने GS वाले क्वेश्चन कर लिए, और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो कंप्लीट इसमें डिस्कशन किया है, जिससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहे आपको सही हो जाएगा GS वाले पोर्शन। इसमें देखा जाए हमने मैथ वाला पोर्शन नहीं इंक्लूड किया है, और करंट अफेयर। तो अब मैथ और करंट अफेयर का एक लेक्चर अलग बनेगा, उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, और GS वाले भी, और प्लस आपको सब्जेक्ट वाले, सोशल साइंस वाले। तो इसमें आपको पता है कि GS वाले में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन, और जो सोशल साइंस वाला टॉपिक है, सब्जेक्ट वाला टॉपिक, उसमें 100 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन। तो उसमें हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन अगर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, 3-4 घंटे लग जाएंगे कंप्लीट डिस्कशन। ठीक है, इसलिए आगे अगर लेक्चर में आप बने रहेंगे तो हम अब कोशिश करेंगे अल्टरनेट पे कम से कम 150 क्वेश्चन डिस्कस कर दें। मतलब हमारा टारगेट है आपको, मतलब कि कम से कम 50 टेस्ट सीरीज एग्ज़ाम तक कर लें, या 50 नहीं तो आपको 25 क्वेश्चन तो पेपर कर ही सकते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब आधा। ठीक है, तो अब हम इसमें मैथ और करंट अफेयर वाला डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको ये 150 क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।